इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रजापति सर, भूगोल प्रवक्ता, आप सबको एक आदर्श सॉल्व मॉडल पेपर के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से भूगोल के प्रश्न को आप बोर्ड परीक्षा में हल करें, जिससे अधिक से अधिक प्रश्न हल करके और अधिक से अधिक उत्तर लिख करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। देखिए, ये बहुत ही भूगोल एक ऐसा विषय है, बहुत स्कोरिंग विषय है। अगर बहुत अच्छी तरीके से आप चित्रों के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से अपने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न कौंध रहे हैं कि क्या इस बार बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आएंगे, क्या उसको OMR सीट पे भरना है, बहुत सारे हैं। तो देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार की बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है माध्यमिक उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से। और अभी मैंने कुछ देर पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च भी किया था तो वहाँ भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। तो ये मानकर चलिए पुराने पैटर्न पे ही ये परीक्षा होने वाली है। और अगर नहीं भी पुराने पैटर्न पे हो, कोई नया प्रयोग करना चाहे बोर्ड, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दे, तो फिर डरने की क्या बात है भाई। सिलेबस आपका पहले से ही दिया हुआ है। जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, उस 30% से तो प्रश्न नहीं आएंगे, 70% से ही प्रश्न आएंगे। और रही बात प्रश्नों की घटने बढ़ने की, तो बहुविकल्पीय प्रश्न अगर बढ़ा दिए जाते हैं तो उधर छोटे प्रश्न जो लिखने वाले हैं उनकी संख्या घटाई जा सकती है। तो ये आपके लिए ही अच्छा है और स्कोरिंग भी अच्छा हो सकता है। 20 प्रश्न बहुविकल्पीय अगर आते हैं, अगर आधे नंबर का भी एक प्रश्न देते हैं तो 10 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। और अगर एक एक नंबर के आते हैं 20 प्रश्न तो 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपके लिए ही परिवर्तन आपके पक्ष में ही होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर पुराने पैटर्न के आधार पर एक मॉडल पेपर सॉल्व करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मोटा मोटी चीज़ें हम यहाँ आपको दिखा देंगे और इसका पूरा PDF आपको अगर लेना है, पूरा PDF आपको प्राप्त करना है तो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस चैनल के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जो पुराने पैटर्न के आधार पे ये प्रश्न पत्र अभी तक आते थे वो कुछ इस प्रकार थे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि 1 नंबर के होते हैं। और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिन्हें 20 शब्दों में लिखना है। ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के हैं। और प्रश्न संख्या 17 से लेकर 22 तक ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनको 50 शब्दों में लिखना है कम से कम, और ये 4 अंक के होते हैं प्रश्न। और 5वें प्रकार के जो प्रश्न हैं वो 23 नंबर से और 24 नंबर के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इन्हें लगभग 150 शब्दों में लिखना है जो 6 नंबर के प्रत्येक प्रश्न हैं। और 25 और 26 नंबर के प्रश्न मानचित्र से संबंधित होते हैं, जिसमें पहला मानचित्र विश्व का रहेगा और दूसरा भारत का रहेगा। और ये 5-5 नंबर के हैं, अर्थात 10 नंबर के हैं मानचित्र के। तो इस तरीके से प्रश्नों का ये डिवीज़न है। देखिए, इसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्न जो लिए हैं वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, 1-1 नंबर के हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को किस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाता है? तो ये द्वितीय अवस्था को कहते हैं। किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया गया है? तो भूटान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को आधिकारिक माप घोषित किया है। प्रश्न नंबर 3 है, विस्तृत कहवा के बागान फजेंडा किस देश में पाए जाते हैं? तो ये ब्राज़ील में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद उद्योग है? तो मोबाइल निर्माण उद्योग हो गया। जितने भी IT से संबंधित उद्योग हैं ये सब क्या है? फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं, स्वच्छंद उद्योग हैं। और प्रश्न नंबर 5 है, भारत में महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, विवाह के बाद ही महिलाएं ज़्यादा प्रवास करती हैं, तो इसलिए B वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक खनन नगर नहीं है? तो इसमें रानीगंज, खेतड़ी, झरिया ये सब खनन नगर हैं। खनन मतलब यहाँ से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, जबकि हैदराबाद एक IT सिटी है, यहाँ से किसी भी प्रकार के खनन का निष्कर्षण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल एक चक्रीय संसाधन है, तो ये C वाला ऑप्शन सही है।
और प्रश्न नंबर 8 है, गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा के सभी ये स्रोत ही दिए हैं, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार भाटा जनित ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन सौर ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत है। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखो हमने यहाँ पर डायग्राम अधिक से अधिक हर प्रश्न में डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। अब इसमें हम सारे प्रश्न आपको पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं एक मोटा मोटी आपको इसको स्क्रीन दिखा देता हूँ और बताते चलता हूँ कि कैसे कैसे हमको यहाँ पे मानचित्र और डायग्राम बनाने हैं। तो देखिए इसमें हमने संभववाद और निश्चयवाद का डायग्राम बना करके और नव निश्चयवाद की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया है, इसे आप देख लीजिए। और प्रश्न नंबर 10 है, ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमने एक मानचित्र एक डायग्राम बना करके ऋतु प्रवास को दर्शाया है। इस तरीके से डायग्राम बना करके अगर आप अपने उत्तर को लिखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 11 है, आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो इसमें डायग्राम नहीं बनेगा तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है। 12वें नंबर के प्रश्न है, ऊष्म द्वीप से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये ऊष्म द्वीप जो है शहर के ऊपर एक गर्म गुंबद का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने शहर का एक लोकेशन डायग्राम के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है और इसमें ऊष्म द्वीप बनाया है, तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसे लिखते हैं आप। प्रश्न नंबर 13 है, सर्वाधिक उच्च घनत्व वाले 2 राज्यों के नाम। अगर यहाँ पर आप मानचित्र में राज्यों के नाम दर्शा देते हैं, लिखें भी ना, मानचित्र केवल बनाएं जैसे इसमें बनाया है मैंने, तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। भारत में बच्चों के घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। अब इसमें डायग्राम नहीं बन सकता है किसी प्रकार का, तो हमने नहीं बनाया है, लेकिन लिख दिया सीधे सीधे। आप पॉइंट वाइज लिखिए, नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, जिससे कि कम समय में आप जल्दी से आसानी से अपने प्रश्न पत्र को कर सकते हैं। गैरीसन नगर क्या है, इसके बारे में भी लिखा है मैंने यहाँ। 15 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखो डायग्राम बनेगा तो मैंने बनाया है। वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने वर्षा जल को किस तरीके से ये जो है संग्रहित होता है, इस तरीके से डायग्राम बना करके मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप भी बना सकते हैं, इसमें जो है एक छत बना दीजिए और वर्षा का जल छत पे जो है जो टैंक वगैरह है उसमें एकत्रित करते हुए दिखा दीजिए, ये सब बना सकते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 17 से लेकर 22 तक आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो है अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्न है। देखो इसमें आपको अंतर वाले जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर, उसमें आपको बीच में लाइन खींच करके और एक साइड में एक भी जो है कारण जो मान लेते हैं किसी का मध्य अंतर स्पष्ट करना है, तो एक तरफ एक हिस्से को लेंगे, दूसरी तरफ दूसरे भाग को लिखेंगे। जैसे इसमें अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक, प्रवास के जो कारक हैं उनके बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो एक तरफ मैंने अपकर्ष कारक ले लिए और दूसरी तरफ प्रतिकर्ष कारक ले लिए। तो यहाँ पर जो है अपकर्ष को मैंने 3-4 पॉइंट में, क्योंकि इसमें 4 नंबर के प्रश्न है तो 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट तो लिखना ही है आपको। तो ये 3 पॉइंट मैंने लिख दिया और एक चित्र भी बना दिया। इसमें देखो मैंने अपकर्ष कारक को लिखते समय इधर एक चित्र बनाया है जिसमें हमने पॉजिटिव जो है साइन दर्शा दिया है, अर्थात यहाँ पर सकारात्मक जो है परिस्थितियाँ हैं, और दूसरे वाले में हमने ऋणात्मक, इस तरीके से आप देख सकते हो दूसरे साइड में हमने ये जो है ऋण बनाया है। और इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर प्रतिकर्ष कारक है, नकारात्मक परिस्थितियाँ हैं, जिसके कारण यहाँ से लोग प्रवास करना चाहते हैं सकारात्मक परिस्थितियों की तरफ। तो ये चित्र बना करके हमने समझाया है। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पर हमने जो है सीधे सीधे मानव को ही बना दिया है। आप अच्छे ड्राइंग बना सकते हो तो मानव का चित्र बनाइए, और इसमें जो 4 घटक हैं जैसे समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है, सशक्तिकरण है, इन चारों को ही हमने चारों तरफ इसके लिख दिए, दोनों हाथ और दोनों पैर की तरफ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मानव विकास के 4 घटक हैं। ऐसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। देखिए आज का ज़माना क्या है, बिल्कुल जो है इमोजी वाला ज़माना है, तो आप इमोजी वगैरह बना कर डालिए, अपने चित्र को पुष्ट कीजिए, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूपों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको जो है पहले तो ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिख दीजिए। कोई भी प्रश्न आए तो उसमें उस शब्द को पहले स्पष्ट कीजिए कि इस शब्द का क्या अर्थ है, एक लाइन में स्पष्ट कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर ग्रामीण बस्ती की परिभाषा में लिखा है, प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न लोगों का स्थायी रूप से बसा हुआ स्वरूप ग्रामीण बस्ती है। ठीक, उसके बाद में हमने आकृतियों के आधार पर इसको पैटर्न या प्रतिरूप को दर्शाया है। तो इसमें जैसे रैखिक प्रतिरूप है, वृत्ताकार, आयताकार, सब में चित्र बनेंगे। सब चित्र बनाते हुए आप अपने उत्तरों को पुष्ट कीजिए। इसमें आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, जो लिख दिया है आप टाइम हो तो लिखिए, नहीं तो चित्र बनाइए और उनके नाम लिख दीजिए। वृत्ताकार है, झील तालाब बनाइए, उसके सहारे जो है इस तरीके से आप चित्र बनाइए, वो नंबर मिलेंगे। और 20वां प्रश्न है, मानव विकास
की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, मानव जो है विकास की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, तो इसको स्पष्ट करना है। तो यहाँ भी हमने मानव का एक इमोजी बनाया है, चित्र बनाया है, और उसको चारों तरफ से ये विकास के आयाम हैं इनसे घेर दिया है। आप इस तरीके से चित्र बना सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा PDF से, और या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर PDF नहीं लेना चाहते हैं तो। प्रश्न नंबर 21 है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जैसा कि इसको जो है गैर परंपरागत भी बोलते हैं, नवीकरणीय भी बोलते हैं, तो कई नाम हैं। तो इसमें हमने जो है इसकी परिभाषा दी है पहले कि गैर परंपरागत किसे कहते हैं। तो पुनर्चक्रण योग्य, नवीकरणीय अथवा अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं ये। और देखो, कोशिश ये करो कि जैसे जो भी इस तरीके से शब्द आते हैं, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स, तो इसको आप जो है या कीवर्ड्स बोलते हैं, इनको आप अंडरलाइन कर दीजिए अपने। जैसे पुनर्चक्रण योग्य है तो एक कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। नवीकरणीय कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कीजिए। अक्षय ऊर्जा कीवर्ड है, इनको अंडरलाइन कीजिए, तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद में पॉइंट वाइज आप जो है इस तरीके से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा सब लिखिए। यहाँ पर देखिए हमने जो है सौर ऊर्जा को बनाया है डायग्राम के माध्यम से। पवन ऊर्जा के डायग्राम भी आप बना सकते हो। इस तरीके से आप जो है ये पंखुड़ी इस तरीके से लगा करके और जो है हवा बहा दीजिए ऐसे, इस तरीके से, और इस तरीके से इधर से हवा बहा दीजिए और ये नाचेगा ऐसे गिरने की तरीके से, और जो है ऊर्जा पैदा होगी। तो ऐसे बना दीजिए आप चित्र को, तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब इसमें प्रदूषण क्या है ये मैंने पहले परिभाषित किया। जैसे किसी प्राकृतिक अवस्था में स्वयं प्रकृति अथवा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अवांछित तत्वों का निपटान कर देने से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अब इसमें जल प्रदूषण एक प्रमुख प्रदूषण है, तो इसके दो स्रोत हमने इस तरीके से, आप कोई भी इस तरीके से स्रोत वगैरह अगर लिखें तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। एक जो है 3-4 पॉइंट में लिख सकते हैं, और फिर इनको आप डायरेक्ट मैंने जो है इसी में नीचे लिख दिया, जैसे ये लिख दिया है, तो ज़्यादा समय की बचत होगी और मतलब उत्तर भी आपके पूरे हो जाएंगे, और जो है अच्छा देखने में भी एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो ये लिखने का एक तरीका है, इस तरीके से लिखेंगे आप तो बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 नंबर का 150 शब्दों में लिखना है। देखो इसमें अथवा करके प्रश्न आएगा, तो इसमें से कोई एक करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों कर देते हैं, तो लेकिन एक प्रश्न करना, चाहे आप ऊपर का करिए चाहे नीचे का करिए। तो इसमें जैसे एक हमने उदाहरण के लिए हमने एक प्रश्न हल किया है, ये वाला, लौह इस्पात उद्योग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो ये 2 शीर्षक हैं, स्थानीयकरण के कारक और विश्व वितरण। तो इस 2 शीर्षक के अंतर्गत हमको करना है। तो यहाँ पर पहले हमने लौह इस्पात के बारे में बताया कि लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश का एक आधारभूत उद्योग है। अब ये कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर दो, अर्थात ये औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ है, इसको भी अंडरलाइन कर दो। फिर मैंने सीधे पॉइंट पर आ गया, स्थानीयकरण के कारक, पहला वाला पॉइंट हमने पकड़ लिया। अब यहाँ पे हमने कारक में जो है लिख दिया, कच्चा माल है, शक्ति के स्रोत हैं। अब यहाँ कच्चा माल का इस तरीके से चित्र भी बना सकते हो। ये एक तरफ एक कच्चा माल, एक तरफ भी कच्चा माल है, और उद्योग यहाँ स्थापित कर दो, बाजार इसके पास बीच में। तो इस तरीके से परिवहन के साधन, ये सब जो है बाजार की उपलब्धता, ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया है। और दूसरा पॉइंट क्या था, विश्व वितरण, दूसरा पॉइंट विश्व वितरण था। तो देखिए यहाँ पर विश्व का मानचित्र कुछ भी कैसा भी करके बनाने के प्रयास कीजिए, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी जैसा भी बना सकते हैं आप। तो विश्व का मानचित्र यहाँ आप बनाइए इस तरीके से, और इसमें दर्शाइए, जैसे USA में है, चीन में है, जापान में है लौह इस्पात, भारत में है, रूस में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, ये सब आप दर्शाइए तो नंबर आपको मिलेंगे। बेशक आप ना लिखें, लेकिन मानचित्र में दर्शा दें, समय कम बचे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे मानचित्र दर्शाइए और नंबर मिलेंगे। यहाँ पर समय है तो आप थोड़ा सा चीन के बारे में लिख दीजिए कि कहाँ कहाँ जो है इसका विस्तार है, जापान में कहाँ लौह इस्पात उद्योग है, रूस में कहाँ है, यूराल पर्वत, USA में जो है ग्रेट लेक्स पे है, भारत में कहाँ है, जर्मनी में कहाँ है, सब लिख सकते हैं टाइम अगर है आपके पास में। और प्रश्न नंबर 24 है, भारत में कोयला उत्पादक एवं वितरण क्षेत्रों का विवरण दीजिए, और भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इनमें तो आप गैस कर सकते हो, इनमें से जैसे 4 प्रश्न आएंगे, 2 करने रहते हैं अथवा में करके, तो आप इनको बिल्कुल 4-5 प्रश्न तैयार करके जाइए, उसमें से आप निश्चित 2 करके आए मिल जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो विश्व वाला चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादातर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको बनेंगे, जो आपका चैप्टर दूसरा है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, उसको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वहाँ से एक निश्चित मिलेगा आपको। जैसे यहाँ मैंने दिया है, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो एक प्रश्न यहाँ से मिलेगा निश्चित। और दूसरा जो है आपको जो 2 पार्ट है, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं, वहाँ से
और इसके अलावा जो है आपको तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप अर्थात जो है लौह इस्पात उद्योग, द्वितीयक से ही लौह इस्पात उद्योग से मिलेगा। लौह इस्पात उद्योग हो गया या फिर और भी हैं, तो ये द्वितीयक क्रियाकलाप से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें दीर्घ उत्तरीय में। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ 3 चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। प्राथमिक क्रिया में जैसे पूछ सकता है किसी जो है विशेष प्रकार की कृषि है, जैसे चलवासी कृषि है तो उसके बारे में विश्व वितरण पूछ सकता है, या फिर डेयरी उत्पादन है, डेयरी उद्योग है तो उसका, या फिर कॉमर्शियल वाणिज्यिक कृषि है। तो इस पर आप बड़ा नोट्स लिख करके जाइए तैयार करके, तो इनसे प्रश्न निश्चित आएंगे। और इसी प्रकार से आप जो दूसरे वाले में जो 26 प्रश्न नंबर 24 आता है जिसमें भारत से प्रश्न आते हैं, तो इसमें भारत वाले में पहला चैप्टर ही जो है महत्वपूर्ण है, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि संगठन। तो पहले चैप्टर से आपको प्रश्न मिल सकता है, जैसे इसमें मैंने दिया है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए, बिल्कुल निश्चित प्रश्न यहाँ से आने वाला है। प्रवास से जो दूसरा चैप्टर है प्रवास, वो भी तैयार कर लीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वहाँ से आएंगे। मानव बस्ती से भी प्रश्न आ सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय में भी तैयार कर लीजिए, चैप्टर नंबर 4 है। और इसके अलावा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से निश्चित एक प्रश्न मिलेगा, जैसे यहाँ कोयला उत्पादन और वितरण एक खनिज वाले क्षेत्र से है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तो इनसे बड़े प्रश्न आने की संभावना है, तो इनको आप तैयार कर लेना। तो इसमें हमने एक प्रश्न यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, भारत में कोयला उत्पादक एवं वितरण क्षेत्रों का विवरण दीजिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कोयले के बारे में बताया है कि कोयला 4 प्रकार के हैं, ये परंपरागत स्रोत है जो है ऊर्जा का, ये लिख दो। और इसके बाद में भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है और कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनस स्रोत है, गोंडवाना निक्षेप में है, ये लिख दिया। फिर इसके बाद में सीधे सीधे हम इसके जो है उत्पादन पे आ जाते हैं, वितरण पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने उत्पादक राज्यों के नाम लिख दिए, जरूरी नहीं आपको सीरियल से याद हो, जो 4-5 नाम याद है उनको लिख दीजिए। फिर इसको वितरण को आप मानचित्र में दर्शाइए, कोयला वितरण को हमने मानचित्र में दर्शाया, जैसे दामोदर घाटी, सोन महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। तो इस तरीके से आप भारत का मानचित्र बनाना प्रैक्टिस कर लीजिए, रोज़ 1-2 मानचित्र बनाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसके अलावा वितरण हमने दर्शा दिया, टाइम है अगर आपके पास तो इस तरीके से लिखिए, क्योंकि लिखना है इसमें 150 शब्दों में तभी पूरा होगा, कौन कौन से राज्यों में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मोटा मोटी इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा। अब मानचित्र कार्य की बात करें तो 25 नंबर वाले में विश्व के मानचित्र से आता है, विश्व का मानचित्र दिया रहेगा आपको इस तरीके से जो दिया है, राजनीतिक ऐसे नहीं रहेगा, सादा मानचित्र रहेगा, इसमें ये सीमाएं नहीं दी होंगी देश की, जो मैंने ये सीमा वाली दे रखी है ये नहीं दी होंगी, सादा होगा तो भरने में आसानी भी होगी। तो इसमें से 1-2 प्रश्न निश्चित फंसेंगे, जैसे एशिया का सर्वाधिक घनत्व वाला देश है तो सिंगापुर है, तो आपको नाम भी लिखना है और दर्शाना भी है। विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश तो नॉर्वे है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। यूएसए का एक प्रमुख लौह इस्पात उद्योग शिकागो, मैंने कुछ भी कर सकते हो, यूएसए का शिकागो है। जापान का सबसे बड़ा नगर टोक्यो। तो इनको हमने मानचित्र में दर्शाने का प्रयास किया है यहाँ पर इस तरीके से। बहुत लोग गटमगट मानचित्र दर्शाते हैं, बिल्कुल सटीक आपको इस तरीके से दर्शाना है, लिखना है, नंबर कीजिए और लिख दीजिए इस तरीके से, तो पूरा नंबर आपको मानचित्र में 5 के 5 इसमें मिल जाएंगे। 26वां प्रश्न है जो भारत के मानचित्र से होगा, एक भारत का भी मानचित्र मिलेगा। तो उसमें आपको जैसे मैंने एक उदाहरण में दिया है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो याद होना चाहिए, तो हरियाणा है, ये याद करके जाओगे तो टिक वाले में भी आसान होगा, टिक वाले प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। भारत में उच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, तो उच्च मानव सूचकांक वाला राज्य केरल है। उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर कई हैं, तो यहाँ हमने कानपुर ले लिया है। उत्तर प्रदेश में स्थित तेल परिष्करणशाला यानी तेल शोधनशाला कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो मथुरा में है। इंदिरा गांधी नहर, तो हर के बांध से श्रीगंगानगर तक ये लिख दिया हमने, और इसको मानचित्र में दर्शा भी दिया इस तरीके से। भारत का मानचित्र आपको मिलेगा, इसमें भी राजनीतिक मानचित्र है बाउंड्री वाली, तो ये बाउंड्री नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको सीधे सीधे आउटलाइन मिलेगा बाहर का बस। तो इस तरीके से आप दर्शा सकते हो पूरा। हर के बैराज को देखो हमने दर्शाया है यहाँ पर, हर के बांध से मतलब वो इंदिरा नहर को इस तरीके से दर्शा दिया है, और ये पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर, लिखने का आधा और आधा दर्शाने का। तो ये इस तरीके से आप जो है आप इसको पीडीएफ से बार बार पढ़िए और एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न हमको कैसे लिखने हैं। तो ये एक आदर्श प्रश्न पत्र था, जरूरी नहीं कि इसमें से आपको प्रश्न मिले ही एग्ज़ाम में, लेकिन ये मैंने इतना गहनता से जांच करके और प्रश्नों को तैयार किया है कि आपको इनमें से कम 4-5 प्रश्न किसी न किसी स्वरूप में देखने को मिलेंगे। तो इसको आप बार बार तैयार कीजिए, ऐसे ही 2-3 मॉडल प्रश्न आप तैयार कर लीजिए अपने आप से, और आपको बहुत सारे जो है प्रश्न वहाँ देखने को मिलेंगे, सहायता मिलेगी और अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक
जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर करिए, आप पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। और अगर आप कहेंगे कि ये काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है तो मैं आगे भी जो है कम से कम मानचित्र वाले 10 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो तैयार करवा दूंगा। तो मानचित्र के एक वीडियो में और बना दूंगा जिसमें सभी प्रकार के जो है विश्व का और भारत का मानचित्र जो मुख्य मुख्य है उसको दर्शा करके हम बता देंगे। तो एक भी प्रश्न आपका मानचित्र वाला गलत नहीं होगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में उसको लिखना पड़ेगा कि हमें चाहिए। जब कमेंट बॉक्स में कम से कम 10 लोगों की 15 लोगों की डिमांड होगी तभी मैं उसे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय का बहुत अभाव है। इस वजह से हम समय निकाल करके और उस ऐसे वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जब आपकी ज़्यादा मात्रा में डिमांड होगी तभी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1-2 लोग कमेंट करेंगे, 1-2 लोगों की चाहत होगी तो फिर काम करना मुश्किल है। लेकिन ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, 15-20 लोग डिमांड कर रहे हैं, तब तो हम काम करेंगे। तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और इसी के साथ जो है होली पर्व भी इसमें चल रहा है, तो सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, अभिनंदन और बढ़िया हर्षोल्लास के साथ होली खेलिए। जय हिंद।